The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। किसानों और सरकारों के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक में क्या निकला? 3 बिलों की वापसी के अलावा जो 2 और कानून किसान वापस करवाना चाहते हैं, उन पर तर्क क्या है? हरियाणा और कर्नाटक में पंचायत चुनाव के स्थानीय निकाय के नतीजे क्या रहे? एक चर्चित नेता का जब रेल की पटरियों पर शव मिला तो क्या सवाल उठे? और हाल के डीडीसी चुनाव में जीता एक नेता किस तरह से आतंकवादियों की मदद ले रहा था, जैसा कि एनआईए ने इल्ज़ाम लगाया है। बहुत सारी खबरें हैं, सब की तरफ एक एक करके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। आज यूपी के गाजियाबाद में कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ये थी क्यों लगाया, इस पर आएंगे, लेकिन पहले आपको कपिल का परिचय दें, मतलब उनके लिए जो ये वाला वीडियो भूल गए हैं। जय श्री राम। आपने गोली क्यों चलाई? हमारे में क्या हो सकता है? अच्छा, क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर। कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र। अच्छा, गोली चलाई है, इसने 2 फायर करे, इसने 2 फायर करे, सार्वजनिक जीवन और खबरों की दुनिया में कपिल गुर्जर के हिस्से उपलब्धि सिर्फ ये कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे एक प्रदर्शन में खुलेआम फायरिंग की। तारीख 1 फरवरी 2020 की थी और जगह दिल्ली का शाहीन बाग। तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में जमानत पर रिहा हो गए। जैसे ही कपिल के भाजपा में शामिल होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर थू थू होने लगी, लोग साध्वी प्रज्ञा तक का जिक्र करने लगे। इसके बाद गाजियाबाद के बीजेपी अध्यक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें कपिल के बारे में जानकारी नहीं थी, गलती से उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया गया था, फिलहाल उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अध्यक्ष जी भोले हैं इतने कि ये बात छिपा ही नहीं पाए कि उन्होंने कपिल गुर्जर को भाजपा में शामिल किया ही क्यों था। वैसे बात चली है तो ये बात भी हो जाए कि कैसे कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताने की कोशिशें हुई, तस्वीरें भी सामने आई और कपिल गुर्जर वो ये कहते सुने गए आज कि मैं किसी भी पार्टी से कभी भी नहीं जुड़ा रहा। ऐसी भोली राजनीति, भोले नेता, भोले युवा नेता। हम चाहते हैं कि इन सब के बरक्स हमारी जनता थोड़ी सी चालाक हो जाए और देख ले कि नेता नगरी के नाम पर क्या तमाशा चल रहा है। बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कर्नाटक से है। 29 दिसंबर को चिकमंगलूर जिले में रेलवे ट्रैक पर विधान परिषद के उप सभापति एसएल धर्मेगौड़ा का शव मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी इसके शुरुआती नतीजे नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री का बयान आया है उस सुसाइड नोट के बारे में जिसको धर्मेगौड़ा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है इसमें वसीयत से जुड़े निजी ब्यौरे हैं, इसलिए इसे पब्लिक नहीं किया जा रहा। नेताजी की मृत्यु पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार समेत और भी नेताओं ने दुख जताया। और ये दुख जिस बात पर व्यक्त किया जा रहा है, उस घटना के ब्यौरे क्या हैं? सोमवार को शाम 6:30 बजे धर्मेगौड़ा ने अपने ड्राइवर को कहा कि मैं किसी को लेने जा रहा हूं। वो लौट कर नहीं आए। पुलिस ने तलाश शुरू की और फिर सोमवार की देर रात या मंगलवार के तड़के उनके रेलवे ट्रैक पर उनका शव बरामद हुआ।
इस महीने की 16 तारीख को एसएल धर्मेगौड़ा सुर्खियों में आए थे। तब गौरक्षा बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में उनके साथ धक्का मुक्की की थी, उन्हें पद से हटा दिया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने धर्मेगौड़ा की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दावा किया है कि पीडीपी के नेता वहीद उर रहमान पारा ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को 10 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करने के लिए दिए गए थे। पारा फिलहाल जेल में है। आतंकवादियों की मदद के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित चल रहे डीएसपी दविंदर सिंह के साथ वहीद पारा का कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद एनआईए ने 25 नवंबर को डीडीसी चुनाव से ठीक पहले उसे गिरफ्तार किया था। जेल में रहते हुए पारा ने डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वहीद पर फर्जी आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद लोगों ने उसके प्रति प्यार और विश्वास जताया। उम्मीद है न्याय होगा, ऐसा महबूबा ने कहा। पारा ने हिजबुल के साथ कनेक्शन के आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक द्वेष से इसे प्रेरित बताया। कश्मीर से एक और खबर है इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से। शोपियां फर्जी मुठभेड़ के मामले में सेना ने 62 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात रहे कैप्टन भूपेंद्र के कोर्ट मार्शल की तैयारी कर ली है। सेना अब सिविल अदालत से मामले को कोर्ट मार्शल के लिए ट्रांसफर करने को कहेगी। कैप्टन भूपेंद्र को सेना पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया है। खबर यह भी है कि इस मामले में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ पर भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। कोर्ट मार्शल कन्वीन हो रहा है। इसका मतलब सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद तैयार हुई समरी ऑफ एविडेंस पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी विचार कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि आरोपों में दम है। इस मामले में जो भी जानकारियां आएंगी लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। अगली सुर्खी पत्रकारों से जुड़ी है। कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी ने पत्रकार कल्याण स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत पीआईबी ने पत्रकारों के परिजनों से आवेदन मांगे हैं। 3 शर्तें। पहला, पत्रकार के रूप में कार्यरत होने का प्रूफ। दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र और मेडिकल डॉक्यूमेंट जिसमें दर्शाया गया हो कि पत्रकार की मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हुई। और तीसरा, दिवंगत पत्रकार का आय प्रमाण पत्र या परिवार की ओर से दिया जाने वाला इनकम टैक्स रिटर्न। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पीआईबी की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में भरकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस फैसिलिटीज पीआईबी को भेजा जा सकता है या फिर prspib101@gmail.com या adgpf107@gmail.com पर भी मेल किया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कई पत्रकार भी हैं जो लॉकडाउन की दुश्वारियों को झेलते हुए भी आप तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये पीआईबी का सरकार का अच्छा फैसला है। अगली सुर्खी, आज देश के 2 राज्यों कर्नाटक और हरियाणा में लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजे आ रहे हैं। पहले बात हरियाणा निकाय चुनाव की करते हैं। मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव, जिसके लिए 27 दिसंबर को वोटिंग हुई। 7 जगहों पर निकाय चुनाव हुए, जिसमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद। इन 7 में से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खाते में रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष का पद आया, पंचकूला नगर निगम के मेयर का पद आया। बाकी 5 जगहों पर बीजेपी को कांग्रेस और निर्दलियों से हार का सामना करना पड़ा, यानी यहां पर झटका लगा है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। 22 दिसंबर और 27 दिसंबर को 2 चरणों में 5,728 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती आज शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा है कि परिणाम देर से घोषित होने की संभावना है क्योंकि इसमें मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया है। 226 तालुके, 5,728 ग्राम पंचायत, कुल 91,339 सीटों के लिए चुनाव, जिसमें 8,074 सीटों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। बहुत सारे नंबर हो गए। अब बयान सुनवाते हैं। कर्नाटक ग्राम पंचायत नतीजों पर कर्नाटक के सीईओ यानी कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि टीवी और वेबसाइट पर ग्राम पंचायत परिणामों को पार्टी आधारित परिणामों के रूप में दिखाया जा रहा है। ये गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव बिना किसी चिन्ह के लड़े जाते हैं। लोगों को गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। और ये क्या जानकारी दी जा रही थी, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी। बताया जा रहा था कि रुझानों के हिसाब से बीजेपी 5,340 सीटों पर और कांग्रेस 3,150 सीटों पर बढ़त बनाए हैं और जेडीएस के खाते में 1,580 सीटें दिखाई जा रही थी। ऐसा इस आधार पर शायद कहा जा रहा हो कि कई उम्मीदवार परोक्ष रूप से पार्टी समर्थित है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ।
6 बैठकों के बाद चिट्ठियों का दौर शुरू हुआ। चिट्ठियों से बात नहीं बनी तो फिर बैठक हो रही है। सरकार कहती है हम खुले मन से बातचीत कर रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं हम भी खुले मन से बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मन इतना ज्यादा खुला है कि कोई बात मन में ठहर ही नहीं रही, कोई बात मुकम्मल भी नहीं हो रही। आज 7वें दौर की बैठक बुलाई गई। उम्मीद बंधी शायद अब ये डेडलॉक खत्म हो, शायद सरकार और किसानों में सहमति बने। विज्ञान भवन में होने वाली बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू आया। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, कहा मैं भी किसान का बेटा हूं। आप संवेदनशीलता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या आप मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वो इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि या रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें और बदसदैव भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस बयान का किसान नेताओं पर असर मापने जब हमारे रिपोर्टर बंधु किसान नेताओं के पास पहुंचे तो बात आई कि राजनाथ की बातों पर तो भरोसा है, लेकिन उनको मोदी जी बातचीत का पूरा अधिकार नहीं दे रहे। अभी तक सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह किसानों के साथ बातचीत में शामिल नहीं है। आज की बैठक में भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ही सरकार की नुमाइंदगी की। नुमाइंदगी का जिक्र आपने सुना, अब आगे के ब्यौरे। दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू हुई, कई घंटे खिंची। जब खत्म हुई तो एक नई तारीख सामने आई, 4 जनवरी। 41 किसान संगठनों के नेता बैठक में थे। बैठक में क्या हुआ, इन किसान नेताओं से सुन लीजिए। देखो, 4 मुद्दे थे, चारों पर बात हुई। पहला मुद्दा 3 कानूनों वाला, जो उसमें डेडलॉक आ गया। दूसरा मुद्दा एमएसपी वाला था, उस पर डिस्कशन के बाद हमने कहा कि इस पर हमारी बात नहीं बन रही है। तीसरा मुद्दा था विद्युत वाला, पराली वाला, उसे किसानों और खेती से बाहर निकालने के लिए निकाल दिया उन्होंने। और चौथा था पावर बिल 2020। पावर बिल 2020 को उन्होंने वापस ले लिया। सरकार ने 2 मुद्दे पे बात मान ली है। 2 मुद्दे पे बात मान ली, 2 मुद्दे पे बात बाकी है। बातचीत जारी रहेगी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ये बातचीत जो है 4 तारीख को 2 बजे फिर शुरू। तो ये 31 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली था उसको आप लोग, ट्रैक्टर रैली को जो 31 को उसको हमने छोड़ दिया है। अभी वो ट्रैक्टर रैली नहीं होगी और ये ट्रैक्टर रैली अभी 4 तारीख के बाद हम 4 की मीटिंग के बाद उसको 4 की मीटिंग के बाद 4 की मीटिंग से क्या जो आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा? यह प्रोग्राम आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, बढ़े के इसको विशाल करेंगे। और अब आप सुनिए सरकार के हिस्से की कहानी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए
सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। वैसे बैठक से पहले भी जिस एजेंडे के साथ दोनों पक्ष आए थे, सहमति की उम्मीद कम लग रही थी। किसानों का सिंगल पॉइंट एजेंडा, तीनों किसान कानून रद्द हो। सरकार का कानून रद्द नहीं करेंगे और कुछ मांगो, विचार कर सकते हैं। किसान टिकरी सिंघू बॉर्डर पर जमे हैं, लेकिन आंदोलन से संबंधित खबरें पंजाब से भी आ रही हैं। लगातार हो रही तोड़फोड़ की खबरें, और ये दुरुस्त खबरें नहीं हैं। पंजाब सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद जियो के मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ हो रही है। अब तक 1500 टावर्स में तोड़फोड़ हुई या केबल काटी गई। टावर टूटने से वहां के लोगों का भी नुकसान हो रहा है। खबरें आ रही हैं कि नेटवर्क की दिक्कत है, एटीएम से कैश नहीं निकल रहा। जियो ने अपने 700 टावर्स की मरम्मत करके दोबारा काम शुरू करने का ऐलान भी किया है। प्रदर्शन करना एक बात है, टावर तोड़ना दूसरी। ये प्रदर्शन का जायज तरीका नहीं है। अराजकता है, गुंडागर्दी है, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री, उन्हें उन आरोपों पर कान देना चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि टावर्स में तोड़फोड़ पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन धीमी गति से। अब कृषि कानूनों पर चर्चा करते हैं वापस से। खूब मंथन हो रहा है, लेकिन इसमें 2 और कानून हैं जो नत्थी हो गए हैं, किसानों के एजेंडे में है। इसमें से एक तो अध्यादेश के तौर पर लागू है और एक ड्राफ्ट की शक्ल में है, जिसे अभी संसद से पास होना है। इस पर किसानों और सरकार का पक्ष आज विस्तार से समझ लेते हैं कि ये प्रदूषण और बिजली पर गरारी कहाँ अटकी है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, हिंदी में बिजली संशोधन विधेयक 2020। सरकार ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इस पर किसानों को घोर आपत्ति है। न सिर्फ किसानों को, बल्कि गैर एनडीए शासित राज्यों की सरकारें भी केंद्र से इस बिल पर भिड़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, विस्तार से समझते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब 2003 में बिजली कानून लागू किया गया, जिसके हिसाब से आज बिजली की दर तय होती है। मतलब आपका बिल कितना आएगा, इसमें उस फैसले का हाथ है। मोदी सरकार वाजपेयी के कानून में संशोधन करना चाहती है। ये कोशिशें 6 बरस से चल रही हैं। 4 बार बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन हर बार विरोध हो गया। इस साल भी जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान राहत पैकेज बांटने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टीवी पर आई, तो उन्होंने पावर और डिस्कॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात कही थी। मोदी सरकार के प्रस्तावित बदलाव पर चलने से पहले हम ये समझ लें कि बिजली सप्लाई की मौजूदा व्यवस्था क्या है। अभी राज्यों की नियामक संस्थाएं बिजली की दर तय करती हैं, और ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती। यानी किसानों को अलग भाव से, सस्ते भाव से बिजली मिलती है, उद्योगों को अलग भाव से। एक ही शहर के गरीब और अमीर घरों में भी बिजली का रेट अलग अलग हो सकता है। मौजूदा व्यवस्था इस तरह से कि गरीबों या लोअर इनकम ग्रुप या किसानों को सस्ती बिजली मिले, उद्योगों को या संपन्न लोगों को महंगी अपेक्षाकृत। ऐसा क्यों? क्रॉस सब्सिडी की वजह से। जिसके पास पैसा है उसे बिजली ज़्यादा दर पर दी जाती है, ताकि उस कमाई से ज़रूरतमंदों को बिल पर छूट या सब्सिडी दी जा सके। एक मोटा माटी अनुमान यह है कि बिजली पर जितनी सब्सिडी दी जाती है, उसका सिर्फ 45% हिस्सा राज्य सरकारों को अपनी तिजोरी से खर्च करना पड़ता है। बाकी का 55% तो क्रॉस सब्सिडी होता है। मोदी सरकार चाहती है कि क्रॉस सब्सिडी वाला सिस्टम खत्म हो जाए। कॉस्ट टू सर्व के हिसाब से बिजली कंपनी दर तय करे। कॉस्ट टू सर्व यानी आपके घर तक बिजली पहुंचाने में जितना खर्च आए, उस हिसाब से बिजली की दर तय हो। गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण या घरेलू या उद्योग वाला भेदभाव यहां पर खत्म हो। लेकिन जल्दबाजी मत करिए, आगे सुन लीजिए। सबको कॉस्ट टू सर्व के नियम के हिसाब से बिजली मिले, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मोदी सरकार गरीबों या किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करना चाहती है। ये नहीं है। बिल के मुताबिक कॉस्ट टू सर्व के हिसाब से बिजली की दर तय हो। उस दर से जो बिल बने वो हर कंज्यूमर को चुकाना हो।
फिर ये राज्य सरकार तय करे कि कौन से उपभोक्ता को, गरीबों को, किसानों को कितनी सब्सिडी देनी है। यानी बिजली कंपनी अपनी बिजली बेचे, अपना पैसा वसूले और राज्य सरकारों को जो छूट देनी, जो सब्सिडी देनी है वो सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचे। बिल में जिक्र है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य सरकारें जरूरतमंदों को बिजली की सब्सिडी भेज सकती हैं। अब इस पर किसान संगठनों की चिंता क्या है ये समझिए। उन्हें डर है कि केंद्र सरकार सब्सिडी खत्म करना चाहती है। अभी तक किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन हो सकता है कॉस्ट टू सर्व के हिसाब से उनके लिए बिजली शहरों या उद्योगों से भी महंगी हो जाए या मौजूदा दर से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि खेतों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन कई दफ़ा लंबी हो जाती है। ऐसे में बिजली देने वाली कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का खर्चा बढ़ भी जाता है। ऐसे में किसानों को लग रहा है कि अगर महंगी बिजली मिलेगी तो लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो खेती का मुनाफा घट जाएगा। राज्य सरकारें डीबीटी से बिजली पर सब्सिडी देना चाहें भी तो पूरा बिल किसान को चुकाना होगा, तो जो कैश का फ्लो है उसमें भी तंगी आ जाएगी, क्योंकि डीबीटी का पैसा तो बाद में आएगा, पहले तो मौके पर ही बिल चुकाना पड़ेगा। उनका कहना है कि कहीं इसका हाल जेआरएफ और दूसरी स्कॉलरशिप जैसा ना हो जाए, जहां कभी पैसा 10 महीने तक लेट हो जाता है और कभी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। और एक लाइन का जवाब मिलता है, ऊपर से फंड नहीं आया। किसानों की दूसरी चिंता, अगर डीबीटी से राज्य सरकारें पैसा दे भी दें तो शायद अब बिजली उतनी सस्ती ना हो, क्योंकि जैसा पहले बताया बिजली पर अभी लगभग आधी सब्सिडी सरकार देती है और आधा हिस्सा ही क्रॉस सब्सिडी से आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु की एसोसिएट प्रोफेसर तेजल कानितकर के मुताबिक नए बिल के कानून बनने से किसानों पर बिजली बिल का बोझ एक साल में लगभग 1 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगा टोटल, क्योंकि देश में कुल बिजली की खपत का लगभग 22% एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है। बात यह है कि क्या ये जो 1 लाख करोड़ का खर्च जो पहले उद्योगों या अमीर घरों से क्रॉस सब्सिडी के तौर पर मिलता था, अब वो राज्य सरकारें अपनी तिजोरी से देंगी? संभावना कम है, क्योंकि राज्य सरकारें वैसे ही फंड का रोना रोती हैं, पहले से अपना खर्च कम करने पर तुली हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक उदाहरण समझिए। 2017 से केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत 10वीं पास कर चुके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सिर्फ 11% पैसा भेज रही थी। 81% राज्यों को जुटाना था। इसके चलते 2020 आते आते कई राज्यों ने स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। जिन बच्चों को बरस में एक स्कॉलरशिप का सहारा था वो छिन गया। अब जाकर मोदी सरकार ने एक ठीक फैसला किया है, पुराने गलतियों को करेक्ट करते हुए, कि हम 60% खर्चा देंगे इस स्कॉलरशिप का, और इसके बाद राज्य दोबारा स्कीम चालू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उदाहरण था। किसानों पर लौटे। एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पात्र गरीब बच्चों के साथ क्या हुआ बीच के कुछ वर्षों में? करेक्शन होने से पहले किसानों को लग रहा है यही उनका हाल ना हो। ये किसानों की चिंता है, पर राज्य सरकारों का भी एक पक्ष है। ऊर्जा मतलब बिजली का विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र भी। राज्यों का कहना है कि केंद्र जो संशोधन ला रही है उससे बिजली व्यवस्था पर जो राज्य का संवैधानिक अधिकार है उसका अतिक्रमण हो रहा है। नियम यह है कि समवर्ती सूची में अगर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएं तो केंद्र वाला कानून प्रभावी होगा। तो ये नियम की बात हो गई, राज्यों की आपत्ति आपने समझ ली। एक दलील और है राज्यों की कि भाई अब तक तो हम क्रॉस सब्सिडी जैसे भी अपनी नियामक संस्था से सस्ती बिजली दे रहे थे और अलग से भी। केंद्र क्रॉस सब्सिडी वाला सिस्टम खत्म कर देगा तो हम एकदम से सब्सिडी के लिए इतना पैसा लाएंगे कहां से? यहां भी कैश फ्लो का चक्कर। और इसलिए जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनमें से पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और उनके मुख्यमंत्री इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि इतना विरोध हो रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार ये बिल क्यों लाना चाहती है? क्योंकि डिस्कॉम कंपनियां यानी बिजली पहुंचाने वाली कंपनियों की आर्थिक सेहत सही नहीं है। ये रिफॉर्म वाला स्टेप है। बिजली की दर तय करने में नियामक संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। मोदी सरकार पावर सेक्टर के हित में कुछ सुधार करना चाहती है, और ऐसा भी नहीं कि बिजली संशोधन विधेयक में सिर्फ क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का ही प्रावधान है। और भी कई चीजें हैं, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना आदि, यानी ऊर्जा के मामले में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भर होना। लेकिन फिलहाल मुख्य मुद्दा पैसे का अटका है, कम्युनिकेशन का अटका है कि बिजली का पैसा कौन देगा, कितना देगा। ये तो बिजली संशोधन विधेयक की बात हो गई। इसके बाद सरकार ने जब विरोध सुना तो आपत्तियों को स्वीकार कर नया ड्राफ्ट तैयार करने की सहमति भी दे दी, ऐसी खबरें आई। अब बात करते हैं एक और कानून पर जो किसानों की सूची में है। पराली जलाने को लेकर लाया गया अध्यादेश। हाल के वर्षों में जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है तो अखबारों के फ्रंट पेज पर पराली शब्द छपने लगता है। केंद्र और राज्य सरकारें इन पर सुप्रीम कोर्ट की चाबुक चलने लगती है। कोर्ट का जोर किसानों को पराली जलाने से रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 16 अक्टूबर को जस्टिस मदन बी लोकुर की एक सदस्य वाली कमेटी बनाई थी जो ये मॉनिटर कर सके कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। जब पराली जलाने को रोकने की इतनी ज़रूरत महसूस हुई तो इस पर बनाए कानून का विरोध क्यों हो रहा है, क्या आपत्ति है किसानों की? इसे समझने के लिए कानून को समझना होगा। वायु प्रदूषण पर सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स 2020। एक संवैधानिक संस्था का गठन होगा। संस्था का नाम वही जो अध्यादेश का। ये 22 साल पुराने प्राधिकरण ईपीसीए की जगह लेगी। ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन। 1998 में गठित किए गए इस ईपीसीए को अब डिसॉल्व कर दिया गया है। क्या करती थी ईपीसीए? एनसीआर में प्रदूषण का नियंत्रण, मतलब दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी अनिवार्य करना हो, पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर पेनल्टी हो या फाइन लगाना। तो जब ये सब चीजें थी, पेनल्टी फाइन लग रहा था, चीजें बदल रही थी, तो नया अध्यादेश और नई संस्था क्यों? क्योंकि सरकार का तर्क है कि ईपीसीए शानदार काम नहीं कर पा रही थी, ये वैधानिक शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, कोर्ट के सलाहकार की भूमिका में रहने के आरोप लग रहे थे। ईपीसीए बनी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थी, कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसलिए ये जो चीज़ें ये करता था, पेनल्टी लगाना या बाकी सब, इसके कार्यक्षेत्र में आती थी या नहीं, इसको लेकर डिबेट चलती रहती थी। ये जो नया कमीशन बनेगा ये वैधानिक निकाय होगा जो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। माना जाए कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एक बेहतर संस्था तैयार कर रही है, ये तर्क। तो फिर किसानों को आपत्ति क्या है? ये कि पराली जलाए जाने को लेकर भारी जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन नहीं किया व्यक्ति ने तो 1 करोड़ तक का जुर्माना या 5 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा ईपीसीए का कार्यक्षेत्र सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित था। नए कमीशन का एरिया दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास का इलाका भी होगा। किसान कह रहे हैं पराली जलाना सही नहीं है, लेकिन हम ऐसा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए नहीं करते, मजबूरी के चलते करते हैं। किसान संगठनों के मुताबिक खेत से पराली हटाने का सबसे सस्ता तरीका जलाना है। नहीं जलाएंगे तो करीब 5,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हटाने का खर्च आएगा। नए कानून के हिसाब से छोटी जोत वाले किसानों के लिए जुर्माना भारी पड़ेगा। इसलिए किसानों की मांग है कि ऐसे कानून में हमारी चिंताएं शामिल की जानी चाहिए। सरकार इस कानून में भी बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। ये था बड़ी खबर का मुख्य हिस्सा। अब वक्त है जमीनी हकीकत का। प्रधानमंत्री आवास से 40 किलोमीटर दूर कोंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, कहने को देश की राजधानी के इन बगल में, लेकिन यहाँ के मजदूरों से बर्ताव ऐसा होता है कि मानो वो गिरमिटिये हों, जिन्हें अंग्रेज बंधुआ मजदूर बनाकर दूर देश में पटक देते थे। यहाँ कई छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने गरीब मजदूरों की छोटी छोटी तनख्वाह 6-6 महीने से रोक रखी है। जब किसान यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मजदूरों का दर्द बांटा और फिर फैक्ट्री मालिकों के पास जाकर पैसों की मांग की, जो उनका जायज़ पैसा है। हमारे साथी रजत और मनोज ने इन मजदूरों से बात की। मार्च का ही पैसा है हमारा, अभी तक नहीं मिला है। बोल रहा था देंगे देंगे, पर अभी तक दिया नहीं। कितना पैसा फंसा आपका? 15,000 के आसपास में, 200 कम है उसमें। ये लॉकडाउन के समय का पैसा है? हाँ, लॉकडाउन से पहले का पैसा है। पीपी किट बनाया था आपने उस समय का? पीपी का भी है, उसका भी है, उससे पहले का भी है। टी शर्ट हम लोग बनाए थे, पैजामी, उसका भी रुक रहा है। उन्होंने बोल रहा था देंगे देंगे, पर अभी तक लगभग दिसंबर ख़त्म होने वाला है, अभी तक पैसा मिला नहीं है हमको। ठीक है, तो ये वो कोरोना वॉरियर्स जिनका नाम जिक्र सरकार भी करती है और भी करते हैं कि भाई कोविड के समय में जो काम करने घर से बाहर निकले, या पीपी किट जिसकी ज़रूरत देश को थी, सरकार ने, मजदूरों ने मिलकर सरकार ने उसे जब इनिशिएट किया तो सरकार एक इस समय देश में नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक भी पीपी किट का प्रोडक्शन नहीं होता है, जो बाद में बढ़कर 1 लाख 2 लाख हुआ पर डे के हिसाब से। उन्हें बनाने वाले मजदूर कह रहे हैं कि उन्हें पीपी किट बनाने का भी पैसा आज तक नहीं मिला है। वो क्रूशियल टाइम में जब घरों से निकल के बाहर आ रहे थे, देश में लॉकडाउन था, सब बंद था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मूवमेंट नहीं होती थी, उस समय भी मजदूर काम कर रहे थे, पीपी किट बना रहे थे, लेकिन इनको उसका भी पैसा नहीं मिला है। आपके समय में किसान और मजदूर इकट्ठे गए थे लेने के लिए, क्या यहाँ से जब गए और क्या क्या वहाँ पे हुआ, सब हमें बताइए। वहाँ पे उसने मना कर दिया। जब इन लोगों किसानों को लेके गए थे, थोड़ी सी इनकी धमकी मारी, बेइज्जती देखी अपनी। जब उन्होंने आखिरी भरी थी ना, बिल्कुल भी हल्ट किया। हम लोग भी गए और भी गए, हम इन लोगों से तो मना कर दिया, और किसान भी गए, सब लोग गए थे। हम तब बोला कि हाँ हम पैसे देंगे। जब हमारे पैसे देने की आखिरी बोली कि हाँ हम पैसे देंगे तुम लोगों को, 2 महीने की 1 महीना देंगे। 50% को बोला, हम बोले नहीं लेंगे हमें। फिर उनने
75% को बोला, हम राजी हो गए। मैं करे चल 75% हम ले लेंगे, 1 महीने की छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक